प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। तो तरक्की हुई है। आज मुसलमान जो है इस लेवल पे पढ़ा लिखा आ गया है। ठीक है, मैं कहता अगर सारे लोग होते तो शायद हम और पढ़ लेते, तादाद हमारी ज़्यादा होती पढ़ लिखों की। तो डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें जिम्मेदार आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? क्योंकि आप एक एकेडमिशियन हैं और शिक्षा पे बात हो रही है, तो आप सरकारी नीतियों से लेके समाज में काम करने वाले लोगों तक को आप देख रहे हैं। इन जनरल अगर जो मेरा अपना व्यू है, व्यू चेंज हो सकता है। अगर जो मुसलमानों की बदहाली का अगर जिम्मेदार मैं किसी को मानता हूँ, तो पार्टीशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया मुसलमानों को। क्योंकि उस पार्टीशन के बाद जो मतलब जो है फसादात हुए, वो लोग कम से कम जो 20-25 साल तक नहीं भूल पाए जहाँ पे हुए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बनना सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को है। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि अगर जो मोदी जी ये काम कर सकें कि पाकिस्तान को कब्ज़ा करके हिंदुस्तान मिला लें, तो मैं सबसे ज़्यादा उनके सामने नतमस्तक रहूँगा। इसके साथ और भी कई सारी बातें हैं। देखा जाए तो शिक्षा एक इन जनरल देखा जाए जिस तरीके से बाकी और सारे कॉमन रूल्स, लॉ और ये सब चीज़ें होती है, वैसे ही एजुकेशन का भी एक कहीं ना कहीं अलग अलग फ़िरके और जो दूसरे रिलीजियस इदारे हैं उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आप जितनी बातें कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल मॉडर्न और बहुत ही स्किलफुल एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, जो पढ़ने के बाद से बच्चा एकदम अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और उसके बाद की जितनी नस्लें हैं सब सुधर जाएंगी। और ख़ास करके मुस्लिम समाज में देखा जाए तो जो पसमानदा या जो गरीब हैं जो बच्चे, वो सबसे ज़्यादा जाते हैं मदरसों में या फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें, जिसका अपना एक करिकुलम है, करिकुलम अपना है। तो उसमें कैसे बदलाव किया जाए? ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग इशू रहता है। जो ये देखिए, मैं इसमें कहूँगा एक बात, समाज में काम करने वाले एक्टिविस्टों के ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि उलमा इकराम जो मुसलमानों के समाज है, उनसे मिलना, और बहुत सारी तंजीमें इस पे काम की हैं, आज से नहीं 40-50 साल से कामयाबी नहीं मिल पाई। मदरसे जो हैं ये बहुत बड़ी एक एसेट है। गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है, इसका नज़रिया बदलना पड़ेगा। कि ये जैसे प्राइवेट स्कूल्स खुले, तो ये मदरसे प्राइवेट लोगों ने बनाए और अपने चंदे से चला रहे हैं। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था दीन की तालीम को देना। मेरा एक मुसलमानों के लिए है कि अगर जो वो आदमी जो मदरसे से मौलाना बन के निकल रहे हैं, दीन सीखना है दीन पे अमल करने के लिए, लेकिन दीन को जिसको कहते हैं माश को हिंदी में क्या कहते हैं, कमाई, वो कमाई का ज़रिया ना बनाए। भाई खाने पीने के रहने के लिए कमाई चाहिए, रिस्क अपना जिसको उर्दू में कहते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हुआ क्या कि ये सभी लोग जानते हैं कि उन मदरसों से जो उलमा इकराम निकल रहे हैं, वो मस्जिदों में इमाम बनते हैं या मुअज्जिन बनते हैं, उसमें मकसद उनका दीन पे चलना नहीं है। जो होता है कि उससे तनख्वाह मिल जाए, इसलिए आप देखते हो कि इस पे कि इमामों की तनख्वाह बढ़ाई जाए और ये की जाए, वक्फ बोर्ड तरफ होता है। मेरा मानना दो चीज़ें हैं कि उन मदरसों में दीन पे चलने के दीनी तालीम हो, उस पर आप 20% मान लीजिए वो चीज़ें पढ़ाएं जो ज़रिए माश हों, यानी कमाई के हुनर हो। अब ये हुनर को अंग्रेजी में हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो हुनर सिखाना चाहिए, और ये मैं बहुत ज़माने से ये हुनर सिखाया जाता था, चाहे वो कपड़ा बुनने का हो,
चाहे वो डलिया बनाने का हो, पेपर के थैले बनाने हो, या कपड़े साबुन रंगने बनाने के, हो। हाँ। नहीं सर, हमें वो मदरसे में याद है कि मैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है बहिश्त ज़ेवर, सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के घर में कुरान के बाद दूसरा वही मिलती है। उसमें आप पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर मौलाना लिखा है साबुन बनाने के तरीके, मोमबत्ती बनाने के तरीके। क्यों? कि ताकि आप इस सीख करके ज़रिए मास करें। इसको थोड़ा सा मदरसे के लोगों को समझाने में शायद मुश्किल हो गई। हम लोग अंग्रेज़ी बोल भर करके स्किल इंडिया ही बोल रहे, उनको उसमें समझाया कि ज़रिए माश का हमें कोई हुनर सिखाना है। तो मेरा मानना ये है कि उसमें ये होना चाहिए। और हुनर कौन से सिखानी है? अब आप कहें कि हम जो कैंडल बनाने का हुनर सिखा रहे हैं और साबुन बनाने का, तो वो तो आजकल कोई चलेगा नहीं। उस जमाने का होगा तो इसलिए उसकी आज तो बात नहीं की। चलेगा। हाँ। तो आज के ज़माने की हुनर सिखानी है। कंप्यूटर और बाकी हाँ, चीज़ें। वो नहीं, वो कंप्यूटर भी है। आप जैसे हुनर सिखाना चाहते हैं कैंडल बनाने का, तो वो मॉडर्न टेक्निक सिखानी पड़ेगी कि मशीन कौन सी आती है, कैसे कमाएंगे। और ये मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आप कहते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की ने मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने एक स्कीम चलाई थी कि वो तंजीमें, मदरसे हों, यूनिवर्सिटी कॉलेज हों या कुछ तंजीमें हों, जो उनको फ़ंड दे रहे थे कि आप लोगों को ये हुनर सिखाइए। जैसे केक बनाना है, ब्रेड, ठीक है ना, आपको साबुन बनाने हैं, मॉडर्न तरीका सिखाना है, पुराना तरीका अब नहीं चलेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम निकाली कि आप जो है जब ये सीखेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको जो है 5 लाख 6 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख तक का था उसमें, वो फंड भी गवर्नमेंट देगी। ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि मदारिस में ये शुरू हो। मैं इसके फेवर में हूँ। मैनेजमेंट जो लोग हैं, शुरफा हजरात, उनसे मीटिंग करके उनकी भी बात सुन के, और इधर को ये हमारे एक्टिविस्ट लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन ये तो तब बात होगी ना जब वो चाहेंगे। तो अभी पिछले दिनों एक मेरे दोस्त हैं जी, मऊ के, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक एग्जांपल देते जाऊँ तो उन जो मेरे दोस्त हैं उनके मामा एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहे। उन्होंने 7-8 कंप्यूटर लाए वहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है समय के बदलाव के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है। पहले टाइपिस्ट हुआ कर, टाइपराइटर था, उसके बाद से उसको कंप्यूटर। सीखते थे। तो उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फतवा जारी हुआ और वो थोड़ा सा अक्खड़ मिजाज के थे, तो उन्होंने कहा कि हमको लिख के दो, फतवा लिख के चाहिए। और लिख के दे दिया। और उसके बाद से फिर कुछ दिन बाद सुने कि नहीं, ये वो मदरसे में जो उसके प्रिंसिपल हैं उनके यहाँ कंप्यूटर आ गया। हाँ। तो फिर लेके गए कि हमको तो आपने ये दिया था और क्यों लगाए। तो वो लेके फतवे को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया और वो कहा कि यहाँ लग सकता है, वहाँ नहीं। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी हिपोक्रेसी है मुसलमानों के। मैं इस बात को लेकिन हम सब जानते लोग हैं, एक ज़माने में मैं यही कहता हूँ, जो लोग कोई बात कहते हैं कि भाई ये किस हदीस उसमें आया हुआ है। एक ज़माने में आपको पता है अंग्रेज़ी पढ़ना गुनाह था, हराम था। मुसलमान में हराम उसे कहते हैं जो इससे करने से गुनाह होता है, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान इससे खिलाफ लेके चले और उनको भी मतलब जो कुफ्र का फतवा पता नहीं क्या क्या देगा, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाई कि हमें मुसलमानों को नौकरी चाहिए और अंग्रेज़ी पढ़ाना है। ये चलता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपसे कि ये एक मुहिम, शायद मेरी नॉलेज उतनी पुरानी, लेकिन जब मुझे याद है कि जब ये मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक हुआ था उस ज़माने में, उन लोग शायद इंदिरा गांधी से बात किए होंगे, तो शायद उस ज़माने में एक चला कि जो मदरसे हैं उनको गवर्नमेंट फ़ंड दे और स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाया जाए, उनको थोड़ा सा अंग्रेज़ी भी और हिंदी भी पढ़ाई जाए। और मुझे इसलिए याद है कि देवबंद मदरसा हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर है, बड़ा मदरसा है। उसमें खुला और खूब गोलियां चली, मारपीट हुई, और तो कई मदरसों में शुरुआत हुई। तो बोलिए कौन कौन लोगों के बीच अब में ये चली? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता। अरे खूब मारपीट हुई है, खूब जब पुलिस गई थी और खूब बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद से फिर वो चीज़ें ख़त्म ही हो गई। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त भी ये स्कीम चलाई कि मदरसों में हम ये फंड दें और चलाएं। आपके कहने का मतलब ये है सर कि गवर्नमेंट हमेशा मिनिस्ट्री में लाने की कोशिश करती रही है, लेकिन हमेशा हुई है सर, लेकिन अपोज हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुहिम, और ये तभी चलेगा जब 1-2 बड़े मौलाना हमारे साथ, क्यों हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, मौलाना की बात सुनेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात बताऊं,
जो काम करने वाले लोग हैं इस पे बर्जन नहीं हुआ। आपने कहा था ना कि एक्टिविस्ट जो है उसको काम करना ही करना चाहिए, जितनी गालियाँ खाए लोगों ने किया। ये मदरसा बोर्ड जो बना, आप क्या समझते हैं, अपने आप ही बना क्या? मुसलमानों ने फिर दूसरा रास्ता मदरसा बोर्ड बनवाया, और पूरा मऊ में, गाजीपुर में, पूरे पूर्वांचल में, हमें यहाँ उत्तराखंड 2 ही जगह मदरसा बोर्ड है। उत्तराखंड जो पहले यूपी का पार्ट था, तो यूपी में मदरसा बोर्ड है, उसमें बाकायदा उनके हिसाब से बनवाया गया, और उसको मुंशी, आलिम, मुअल्लिम, ये हाई स्कूल इंटर का दर्जा दिया जाता है, और जिसके बच्चे उसमें सारी चीज़ पढ़ाई जाती थी। आलिम फाजिल भी होता है। उनके लिए गवर्नमेंट ने कंप्यूटर भी दिलवाए, और मैं कई मदरसे जानता हूं जहां पे गवर्नमेंट के फंड से आजकल कंप्यूटर जाकर कंप्यूटर का टीचर फंड हुआ है, और ये मनमोहन सिंह के ज़माने में हुआ है। तो कांग्रेस ने उस ज़माने से करती आ रही थी। लेकिन वो सही बात है कि बात वहाँ पे हो गई कि वो मदरसा जो हमारे खुले में है देवबंद, वो खालिस दीन के खुले थे। उसमें जब बात आई तो जाहिर सी बात है वो मामला वहीं से इंदिरा गांधी का अपोजिशन भी शुरू हुआ है। बताओ, ये भी एक रीज़न बना था। इसका मतलब है कि एक तरीके से मोटे शब्द में आप प्रोफेसर हैं और बुद्धिजीवी जो रिसर्चर होता है, खास करके इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, तो बंदे शब्द में कह दिया जाए कि मुस्लिम या कोई भी धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो किसी सामाजिक बदलाव को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बदलाव जैसे ही होगा वैसे उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊँ आपसे, इंसानी फितरत एक है कि हम बदलाव पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नेचर का रूल है चेंज, कि बदलाव करके रहेगा। नहीं, द चेंज इज ओनली ट्रूथ। ये लॉ ऑफ नेचर है, चेंज होता रहता है। जमीन के उसमें चेंजेस, हर चीज़ में चेंज, लेकिन इंसान बदलाव पसंद नहीं करता है, आसानी से पसंद नहीं करता। तो वो हमेशा किसी न किसी एजिटेशन या प्रेशर के तहत ही बदलाव होता है। तो ये चलते रहना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि आप काम कीजिए, और मैं कहता हूँ कि भी अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है ना, आप काम कीजिए, अल्लाह ताला का निज़ाम जब होता है अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये अनथक मेहनत करते रहना चाहिए। और मैं आपको एक और बता दूँ, शायद बहुत लोग पता नहीं होगा, ये जो मदरसा बोर्ड शुरू हुआ और मदरसे से बच्चे जो पढ़ते हैं उनको बाकायदा अलीगढ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी उनको दाखिला मिलता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक निज़ाम है कि उन जो मदरसा चाहता है तो पहले उसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अपने लिस्ट में डालते हैं, यहाँ से एक टीम जाती है, और फिर वहाँ के बच्चों को हम जो यहाँ पे दाखिला देते हैं। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय करता है, JNU भी करता है, ये JNU का भी है, AMU का भी है। तो ये चीज़ें हमने रखी थी, तो हम ये नहीं कहें। और ये गवर्नमेंट ने ये रूल इसलिए बनाया कि लोग जो एक्टिविस्ट है शिक्षा के, उन लोगों ने अपना बना के जहाँ पे वहाँ प्रेशर गवर्नमेंट पर डाला। लेकिन हमें एक ज़रूरी है कि आज हम, जैसे एक मैं बताऊँ आपसे, अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक जगह बैठ के बात कर रहे थे कि बच्चे जो हमारे गरीब तबका है, पसमानदा का, मैं खुद इस पर बात कर रहा था कि उनको हम CUT वगैरह तैयारी कराई जाए। हम एक लाइब्रेरी बनाएं जहां बच्चे बैठ करके तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में बुक्स नहीं है, और कभी कभी ऑनलाइन हम उनको लेक्चर दे दें। ये हमने अभी एक जैसे, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जगह कहाँ है। तो एक दिन बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई मस्जिदें तो खाली रहती हैं, सिर्फ नमाज़ें तो 5 वक्त होती है, तो उसको क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा जहाँ करने जाएंगे पिटाई हो जाएगी, बता रहा हूँ आपसे। तो उस पर एक हम लोगों की मीटिंग हुई कि भाई ऐसा करें, कुछ लोगों को तैयार किया जाए। तो ऐसा नहीं हुआ है, कई जगह बात हुई है वहाँ के लोकल कमेटी से, वहाँ के इमामों से, और कुछ जगह ये सक्सेसफुल हुआ है और बहुत जगह इनकार है। कभी भी हम अचीवमेंट 100% नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर जो हम 20%, इसलिए मैंने कहा 20% हम अचीव कर लें तो आपका मुहिम सक्सेसफुल है। और इस पे एक हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम उलमाओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन वही है कि वो आप 10-15% का अचीवमेंट मिलना बस है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बदलाव यदि 2% से भी शुरू हो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। मैंने कहा ना कि ये बदलाव समाज में आप क्या देख रहे हैं आजकल जो मुस्लिम समाज, आपने एक पसमानदा की बात की, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बराबरी में जब लोगों से बात करता हूँ, प्रोफेसरों से, वो सब पहली जनरेशन पढ़े हुए हैं, पहली जनरेशन। ये बदलाव आ रहा है। और एक और चीज़ बताऊँ, पिछले 5 सालों मैंने और जो देखा गाँव और सर्वे करके, तो अब ये मुसलमानों में ये बात आ रही है कि हमें पढ़ना लिखना है। क्यों? कि वो जो बिजनेस चल रहा था ना,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का यूपी में, साड़ियों का, कालीन का, वॉल हैंगिंग का, डिज़ाइनिंग का, ये पूर्वांचल में यूपी एक ऐसा स्टेट है सर जो कि हर ज़िले में एक आपको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ था, और वो ज़्यादातर से मुसलमान थे। अलीगढ़ में ताले, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ, बनारस में साड़ियाँ, और बनारस वाले साड़ियाँ मऊ कोपागंज सब एक उसमें बेल्ट में आती हैं, भदोही के कालीने, सीतापुर के दरियाँ, और ये ज़्यादातर मुसलमान इन्वॉल्व थे। रामपुर के चाकू, अलीगढ़ी ताले, ये इंडस्ट्री थी। इसमें 90% मुस्लिम लगे थे। मुरादाबाद के पीतल के काम, और इसमें सारा क्या था कि वो बच्चे लग के काम करते थे, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट था, और वो पढ़ाई लिखाई करते थे, पैसा आता था, मजदूर आते थे। अब वो सारे काम बंद हो गए। अब मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है इंटेलिजेंट है, जहन है उनके पास। तो जब ये काम बंद हो गया तो इधर 5-6 सालों से वो पढ़ाई में शुरू किए हैं हमारे, और चूँकि ओबीसी का रिजर्वेशन है तो उसमें वो आ भी रहे हैं सब है पढ़ाई में। तो बदलाव है, ऐसा नहीं कि हम बदलाव नहीं है। सर, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हैं, प्रोफेसर होते ही हैं, कि जाति जनगणना का अभी एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ, इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स चलती है उसमें गवर्नमेंट या कोई भी सरकार की जो एजेंसियां हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, या जन कल्याण का हो गया, समाज कल्याण का हो गया, या फिर महिला का, या जो कुछ भी माइनॉरिटी का हो गया, और इसके पैरेलल जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं वो उसकी हिमायती हैं कि संविधान सम्मत जो चीज़ें हो रही हैं, जो रियलिटी है समाज में, उस पर बात होनी चाहिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल है, ताकि उससे निजात पा सकें और उसको हम दुरुस्त कर सकें। लेकिन इसके पैरेलल एक मुहिम चल रहा है कि नहीं, आप सुने होंगे कि मेरी जाति हिंदुस्तानी एक समय चला था, जाति निर्णय जब आया था तो सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, 2010-11 की बात है। वैसे ही इस समय सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जाति में मुसलमान और इस्लाम में, धर्म में इस्लाम। ना, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो लेकिन मैं अपने पीछे की जो एक मानसिकता है उसको किस नहीं, ये मानसिकता तो नहीं, तो कुछ लोगों का सिर्फ है जो लोग कहते हैं मुसलमानों में जाति होती नहीं होती है। ये तो बहुत बिहार में हुआ था, तो इसको भी लेके बहुत इसका विरोध हुआ, एक खास तरह के लोग ने। देखिए, जब कोई काम करेंगे तो आप, मैं एक बात कहता हूँ, कभी भी आप ये मान के मत चलिए, हम इंजीनियरिंग में अपने बच्चों को समझाते हैं कि 100% कोई चीज़ कभी नहीं हो सकती है। हम लोग कहते हैं कि 99.99 हो जाएगा, 100 नहीं हो सकता है। तो साइंस में तो हम बहुत साफ पढ़ाते हैं कि लैंग्वेजेस में कुछ भी करा लीजिए, आप तो आसमान पे चले जाइए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि T टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो कभी नहीं होगा। T टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं होगा। तो ये हम पढ़ाते हैं। तो ये तो आप कभी बस समझिए कि सब आदमी एक बात पे इत्तेफाक करें, होना भी नहीं चाहिए हर आदमी। लेकिन मैं अपना भी बता रहा हूँ, जो आपने जाति जनगणना की बात से जब शुरू हुई, और ये जो बिरादरी कहती है कि साहब जो है मुसलमानों में जात पात नहीं होता है, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान की ही देन है। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब जो है सऊदी में और जो है आपका अमेरिका में और यूरोप में जाति पाति नहीं होती, वहाँ भी होती है। सऊदी में कबीले बोलते हैं, तो हर जगह है ये। अब हिंदुस्तान में तो एक तो जाति पाति है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। और नहीं तो आप शादी करने चले जाइए, है ना, शादी के टाइम पे पता चल जाएगा आपका, ठीक है ना। एक साहब, मैं बताऊं, बहुत पुरानी बात है कि मैं तकरीबन 10-15 साल से फेसबुक और बंद कर दिया हूँ। मैं भी एक ज़माने फेसबुक था, तो उस पर कहीं नमाज़ पढ़ के लोग निकल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ हमारे किसी ग्रुप में, जो फेसबुक हमारे ग्रुप में थे, उन्होंने लिखा कि साहब देखिए मुसलमान इसमें सब एक जैसे हैं, मस्जिद में देखो काले भी हैं, गोरे भी हैं, और जो है सैयद। तो हमने कहा, तो हमने उस पर नीचे लिखा कि ये मस्जिद में ही है, मस्जिद से बाहर निकलते हैं सब सैयद पठान और अंसारी और जुलाही में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रियलिटी है। उसने कहा हाँ सर ये बात बिल्कुल आप सही करें। मैंने कहा मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि मस्जिद में तुम एक सफ में महमूद और अयाज खड़े हो गए, वो मस्जिद में खड़े हो गए, मस्जिद से बाहर महमूद अलग हैं, अयाज अलग हैं, ठीक है ना। तो वो जाति बिरादरी तो है। इसको कोई कहे तो उसको कहूँगा कि भाई अब अपने स्वार्थ के चक्कर में इसको झुठला। हाँ,
तो पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सबसे बड़ी बात की है और ये अच्छी बात हुई है कि जाति जनगणना हो रही है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, पता नहीं इसमें जनगणना मुसलमानों वाली भी हो रही है कि सिर्फ हिंदू वाली, मुझे पता नहीं है, ये आप लोग टोटलिटी की हो रही है। हाँ, सबकी हो रही है। तो हमने बताया आपसे ना कि भाई अब ये हो रही है कि हिस्सेदारी सबकी हो बराबर। तो जब तक जनगणना नहीं होगा, हम कहते हैं कि 80% ओबीसी ग्रुप के लोग हैं, ठीक है ना, 2% पंडित हैं, 2% सैयद हैं, है ना, अंसारी और ओबीसी ये खट्टी सब मिला के सब 80% हैं। तो भाई आप जनगणना कराइए, सबका मिल जाए ना, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट। आप पूरा कम, अगर जो प्लानिंग गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, किसी भी ज़िले की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वहाँ के बाशिंदों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर उसके हिसाब से चाहे रिजर्वेशन बने, चाहे आप जो करें उसके हिसाब से बनेंगे ना भाई। तो आप कहते हैं, अब आपने एक बात बन गई कि 50% रिजर्वेशन से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अभी 2-3 स्टेट से आ रहा हूँ जहाँ 60% रिजर्वेशन है। तमिलनाडु में भी है सर, महाराष्ट्र में भी है। जी जी। ठीक है ना, तमिलनाडु में तो मेरे का 60 क्या उससे ज़्यादा कुछ है, 70 के आसपास। 70 के, 69%। उड़ीसा में भी है, अपने स्टेट में कर रखा उन लोगों ने। तो आप जो हैं, जाति जनगणना होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसका, तो मैं जब बात आई तो मैंने कहा इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और मुसलमानों को अपनी पूरी जात बिरादरी लिखनी चाहिए, और उनको अगर जो जात बिरादरी अपनी समझ में नहीं आ रही है तो शादी, अपने बेटे की शादी लेके पहुँच जाए कहीं, को पता चल जाए कि उनकी जाति क्या है।